हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो मैंने अभी तक काफ़ी वीडियोस में आपको समझाया कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किस तरह से आपको किस पेपर में कैसे लिखना है। और आज अभी मैंने क्लास 10th का एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि क्लास 10th में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो उसी में कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम फिज़िक्स केमिस्ट्री की क्लास 12th की स्ट्रैटेजी लाइए। तो वही आज आपका नया वीडियो आ चुका है। क्लास 12th की स्ट्रैटेजी हम समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लासरूम का फ़ायदा मिल सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका क्लास 12th में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपके 100 नंबर के एक पेपर हैं। ठीक है, अब इस 100 नंबर में 2 पार्टीशन हैं, 70 और 30 का। 30 नंबर में आपका जो 30 नंबर में आपको क्या मिलेगा, आपका मिलेगा आपको 30 नंबर में आपके होंगे प्रैक्टिकल और 70 नंबर में आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। तो अभी प्रैक्टिकल आपका हो ही चुका है, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, मेनली आपको रिटन एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे हमें करना है, ये चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ बची है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम से क्या क्या हटा है ये दिया है। अब इसके बाद में यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, जहाँ से आपको ये समझाया गया है कि 70% पाठ्यक्रम आपका अब क्या बचा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो यहाँ से देखिए शुरू हुआ है 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र, जिसमें आपको पहले तो इकाइयों का नाम दिया है और साथ में उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन किस इकाई से पूछा जाएगा ये चीज़ दी है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 में 8-8 नंबर से आपका पूछा जाएगा, एक में 7 नंबर से और बाकी एक में 4 नंबर से। तो किसी को भी वो मत समझिए, क्योंकि आपका फ़िज़िक्स का पेपर फ़िज़िक्स फर्स्ट फ़िज़िक्स सेकेंड नाम से पहले हम लोगों के 2 एग्ज़ाम होते थे, तो फ़िज़िक्स फर्स्ट और फ़िज़िक्स सेकेंड, और अब तो आपका एक ही पेपर होता है। तो आपको किस तरह से तैयार करना है, जो खंड का है उसमें, ये थोड़ा कम विजिबल है मार्कर, हम ब्लू ही रखते हैं अपना मार्कर। तो खंड का में स्थिर विद्युतिकी, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाकी 2 को भी आप कम इम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ धारा विद्युत केवल एक ही नंबर कम दे रहा है आपको, 7 नंबर का ये भी है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें आप तरंगों की प्रकृति, तरंगों के गुण, तरंगों की कुछ खासियतें, इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके आप आराम से ये 4 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले हम खंड खा की बात कर लेते हैं। अगले खंड में भी 35 नंबर आपके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम है, तो वो आपके खंड का और खंड खा 2 में बटा है, और दोनों में आपको 35-35 नंबर की चीज़ें तैयार करनी है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रकाशिकी, क्योंकि डायरेक्ट 13 नंबर ये आपको दिलाएगा। उसके बाद में परमाणु और नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये दोनों 8-8 नंबर दिलाएंगे, और द्रव्य और द्वैत प्रकृति ये आपको दिलाएगा 6 नंबर। सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 ही कुल मिला के इकाइयाँ हैं और उनमें आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपको जिसमें भी डाउट हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट हो, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हो, उसको अभी के लिए छोड़िए, पहले 3 को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, हमेशा यही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए
कि 2 3 को, जैसे कि अभी आपके पास मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 हैं। अब 4 में से आप 3 को बिल्कुल पक्का कर लीजिए इस तरह से कि इससे आने वाले 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, यानी 3 से आने वाले 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। और जो चौथा होगा वो आपको अथवा करके ही मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको लगभग जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, सबसे बड़े और लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें हमेशा 2 प्रश्न मिलते हैं। 2 में से किसी एक को आपको हल करना होता है, 2 प्रश्न अथवा करके दिए होते हैं। तो एक आपका कोई भी चैप्टर अगर आप उसको पूरी तरह भी छोड़ देते हैं तो करीब करीब वो आपको अथवा करके ही मिल जाता है, यानी आपको इन्हीं 3 में से ही अपना आंसर मिल जाएगा। बहुत कम ऐसा कभी होगा कि जो एक्सरसाइज या जो चैप्टर आपने छोड़ दिया होगा, दोनों क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे, उसी चैप्टर से आ जाएंगे, और आपको उस एक पर्टिकुलर सेक्शन का एक भी क्वेश्चन ना आता हो, ऐसा बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर अलग अलग इकाइयों के 2 क्वेश्चंस डाले जाते हैं और उनके बीच में अथवा लगा दिया जाता है और बच्चे को कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। तो आप इनमें से अपनी पसंद का, और मेरे अगर मेरा कहना मानिए तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं 13 और 8 नंबर वाले जो हैं, पहले इन 3 को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन्हें पक्का कर लीजिए। उसके बाद में जब लास्ट टाइम बचेगा तो उसमें आप द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति को एक बार पढ़ लेंगे। ओके, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अब हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है अपनी कौन कौन सी इकाई में। तो ये तो सब आप देख ही चुके होंगे, मैंने आगे भी एक जगह पे वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड और आपको बताया था, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, उन चीज़ों पे ज़रा एक बार गौर कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा पढ़कर जाने वाली चीज़ है, वो है यहाँ इतना जो आपका हिस्सा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको आपको पढ़ करके जाना है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में सॉरी, देखिए, वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो विद्युत बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत से आवेशों के बीच बल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें वो चीज़ अभी चुननी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से बीच में भी बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य यहाँ से यहाँ तक का अगर इसको देखा जाए तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कलर यहाँ पे हम ग्रीन कर लेते हैं। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता और श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। हाँ, यहाँ पर भी अभी ये रह गया है, ये पूरा हिस्सा है आपका यहाँ तक का, इसको भी आपको देख के जाना है। ये पूरा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको जल्दी जल्दी आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने करीब करीब सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। फिर इसके बाद में अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ऐसे बता दूँ, किरचॉफ का नियम है। ठीक है, व्हीटस्टोन और मीटर सेतु है। उसके बाद अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम का नियम है। ओम का नियम पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, पूरे ओम के नियम को एक बार में ही अच्छे से समझाया है, तो आप उसे समझ सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, ये कम नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता की परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से ज़रूर पढ़ के जानी है। और आपको ये भी पढ़ लेना है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम अगली इकाई पर मूव करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना तो आपको पढ़नी ही है। एम्पियर का नियम,
ठीक है, तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग। इन चीज़ों को आपको एक बार रिवाइज करना है। फिर चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण उसका क्या होता है, और तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, क्योंकि यह आपके पृथ्वी से रिलेटेड है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो रेड पेन से मैंने इसे हाईलाइट किया है इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा का बहुत इम्पॉर्टेंट वाला चैप्टर देखें तो ये पहले तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें आप देखेंगे फैराडे का नियम, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। फैराडे का नियम आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, क्या है नियम। लेंज का नियम छोटा सा है। भंवर धाराएं क्या होता है ये पढ़ लीजिए। ये सब चीज़ें स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, इससे आपको ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपको 1 नंबर से लेकर के और हाईएस्ट नंबर तक 5-6 नंबर तक के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है उसकी परिभाषा, और इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, प्रतिघात और प्रतिबाधा की परिभाषा। अरे इसको अगर मैं हाईलाइट करूँगी तो ये पूरा ही रेड हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये LCR परिपथ अनुनाद क्या है, जनित्र और ट्रांसफार्मर क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि जैसे जनित्र, ट्रांसफार्मर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या क्लास 10th के जो बच्चे हैं जिनको विद्युत मोटर और जनरेटर पढ़ना है तो वो हर चीज़ का डायग्राम ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा है कार्यविधि क्या है, नहीं आपको याद आ रहा है कि इसको कैसे हम सेट करते हैं, तो अगर आपको केवल चित्र याद है और आप उतना भी बना देंगे तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मुख्य काम चित्र का होता है। और अगर आपको अच्छे से आ रहा है और आपको किसी चीज़ की कार्यविधि लिखनी है और आपने ऊपर चित्र बना दिया है, तो एक तो आपके क्वेश्चन के आंसर की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है, और दूसरी बात है कि आपको बहुत आसानी हो जाती है आंसर लिखने में, क्योंकि आप अपने चित्र को देख के आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इकाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। इकाई 4 आपको लगभग पूरी ही देखनी है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें छोटे से लेके बड़े तक आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 8 नंबर का है भी। फिर उसके बाद अगर देखें इकाई 5 में, तो इकाई 5 में मुख्य चीज़ें जो आपको पढ़नी है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है ये पढ़ लेना है, और इनमें ये रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त दृश्य, पराबैंगनी, इनके सबके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्य, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, और थोड़ा ये पढ़ लेना है कि ये होता क्या है। ठीक है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, बस इतना पढ़ लेना है। इतने में आपका 4 नंबर का काम हो जाएगा। अब इतनी रही बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने खंड खा की, और खंड खा में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब प्रकाशिकी जानते हैं, जैसे कि उसमें चैप्टर 4 ऐसा है जिसमें आपको 1 नंबर से लेकर और हाईएस्ट नंबर तक के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसी तरह आपको खंड खा में जो आपका इकाई 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको छोटे से लेके बड़ा तक सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें तैयार करनी है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। अब एक चीज़ बहुत अच्छी आपके पेपर सेटर्स ने और जो भी आपका डेट शीट तैयार करने वालों ने की है कि आपको भरपूर टाइम दिया गया है रिवीजन का पेपर्स के बीच में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर, एक चीज़ आखिरी इस बार, कि लगभग हर बार 1 महीने 1.5 महीने पहले ही बच्चों को एग्ज़ाम की डेट पता चल जाती थी और डेट शीट मिल जाती थी, पर इस बार इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई और अचानक से वो पता चला। तो जो टीचर्स की जो तैयारी थी जो वो नहीं हो पाई, बच्चों की तो तैयारी कहाँ से हो पाएगी। मतलब हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सोच रखा था कि करीब 1-1.5 महीने का टाइम अगर मिलेगा तो बहुत अच्छे से आपकी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग खुद ही स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब बिल्कुल पेपर का टाइम आ जाएगा, लास्ट 1-1.5 महीने बचेंगे, तो बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगी। लेकिन अब अचानक से पेपर की डेट आ गई, तो आप फिर भी आप घबराइए नहीं, आपके पास भरपूर समय है। और सबसे अच्छी बात है कि पेपर्स के बीच में आपको खूब सारा रिवीजन का टाइम, लगभग 3-4 दिन का हर पेपर के बीच में टाइम है। तो इस पर मैंने प्रकाशिकी में जितने भी इम्पॉर्टेंट
छोटी जो परिभाषाएं हैं और जो घटनाएं परिघटनाएं हैं उनकी जो परिभाषा है वो सब मैंने आपको पढ़ाई हैं, और उसके मैंने अलग से एक सीरीज़ डाली हुई है, उसको जा कर के आप चेक कर सकते हैं। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने दोनों को दोनों की साइंस की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने डाल दिया है। तो इसमें आपको अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब के आपको मिल जाएंगे। आपको आवर्धन क्या होता है इसकी परिभाषा, लेंस की शक्ति क्या होती है उसकी परिभाषा, तो ये सब परिभाषा आपको मिल जाएंगी। प्रिज्म क्या होता है, इसमें परिक्षेपण क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आप इसमें मानव नेत्र के बारे में थोड़ा तैयार कर लें, अच्छा क्वेश्चन इससे एक बन सकता है। और उसके अलावा हमको इसमें क्या देखना है, अगले में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह हाइगेंस का सिद्धांत क्या है ये आपको देखना है। उसके बाद यंग का द्विझर्री प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये आपको देखना है। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ये चीज़ एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। और उसके बाद में अब हम चलते हैं अपनी इकाई 2 पर। ठीक है, तो इकाई 2 है जो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है ये देखिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कैसे आप ये चीज़ तय करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ आपको आगे की क्लासेस तक काम आती रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर जो भी बच्चा क्लास 12th के बाद में ग्रेजुएशन में बीएससी करेगा उसको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट थी। द्रव्य तरंगों की कणों की तरंगात्मक प्रकृति और तरंगों की कणात्मक प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ब्रॉगली संबंध, ये मतलब ये पूरी इकाई ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली इकाई में से एक है। फिर इसके बाद चलते हैं इकाई 3 पर, जो कि है परमाणु तथा नाभिक। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता दूं। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आपको पढ़ना है। ठीक है, नाभिकों की संरचना एवं आकार पढ़ना है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनकी परिभाषा आपको याद करनी है, और उसके साथ में आपको ये देख लेना है कि ये क्या होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा, इसमें पढ़ना आपको सब कुछ है, इसमें जितनी चीज़ें दी हैं आपको सब पढ़नी है, लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ये एक तरह की छोटी सी एक परिभाषा है। द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, एक छोटा सा एक नियम और परिभाषा है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनकी छोटी छोटी परिभाषा पढ़ करके आपको अच्छा पढ़ सकते हैं इससे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी छोटा सा मतलब थोड़ा सा पढ़ करके आप बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर इकाई 4 में जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं आपका चैप्टर, इसमें आपको क्या क्या देखना है ये देख लीजिए। इसमें हमें सबसे ज़्यादा देखना है कि अर्धचालक क्या होते हैं, चालक और कुचालक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, कुचालक, अर्धचालक और चालक की परिभाषा या इनके बीच का अगर अंतर पूछेगा तो अंतर में भी आपको कुछ और नहीं करना, केवल परिभाषा लिखनी है। अगर आपसे पूछे कि चालक कुचालक में क्या अंतर है, तो बस ऊपर चालक की परिभाषा लिख दीजिए, नीचे कुचालक की परिभाषा। फिर उसके बाद में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायोड दिष्टकारी के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायोड को दिष्टकारी के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, एलईडी के अभिलाक्षणिक और फोटो डायोड और सौर सेल क्या होते हैं, ये आपको परिभाषा याद करके जाना है कि फोटो डायोड क्या चीज़ है और सौर सेल क्या है। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या होते हैं, जो प्रकाश को ले करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि विद्युत में बदल देते हैं, और इसी तरह सौर सेल भी वही होते हैं, सोलर सेल में भी फोटो डायोड यूज़ होते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है। अब इसके बाद में आपका आ गया है प्रयोगात्मक कार्य, तो ये आपका हो चुका है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ ये जो हिस्सा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। मेन आपको कहाँ से समझना है, जहाँ से आपका इधर क्या हटा दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ से मैंने यहाँ पे ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ, यहाँ से आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इस जगह से। ठीक है, तो मैंने
ऑलमोस्ट अपने हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किन चीज़ों पे पहले ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दी है कि जैसे यहाँ पे आपके पास 5 यूनिट हैं तो 5 में से 4, कोई 4 आप पूरी तरीके से पक्का तैयार कर लीजिए। और एक लास्ट को अगर आप नहीं भी रिवाइज़ कर पा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपको अथवा करके भी मिल जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ को भी लिखिए उसको स्वर्णाक्षरों में अंकित कीजिए, बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग बना करके। हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि आप जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उनमें अगर कोई छोटा सा चित्र है तो उसे ज़रूर तैयार कीजिए। चित्र के माध्यम से समझाएंगे, समझने वाले को आसानी होगी, और जब समझने वाले को आसानी होगी तो वो खुल करके नंबर देगा। क्योंकि जिस बच्चे की कॉपी पढ़ करके एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उसको नंबर कम अच्छे मिलेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे भी आपके पास 4 एक्सरसाइज हैं या 4 यूनिट हैं, वहाँ 3 को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जहाँ 5 है वहाँ पे 4 को। जैसे खंड का में 5 है तो हमें 4 बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, और खंड खा में जहाँ 4 है वहाँ पे हमें 3 को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर उसके बाद में बाकी आप क्या कीजिए, जो आप एक यूनिट छोड़ रहे हैं जिसको, उसके अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सबसे पहले उसकी एक एक नंबर में या दो दो नंबर में जो छोटी छोटी परिभाषाएं बन सकती हैं, सबसे पहले उनको तैयार कर लीजिए। अगर जब आपको सारी परिभाषाएं अपनी उस बची वाली यूनिट की जो आपने लास्ट में छोड़ दी है रिवाइज करने के लिए उसकी याद हो जाए, तो उसके बाद में एक नज़र दौड़ा लीजिए आप फिज़िक्स में। मैं केवल अभी फिज़िक्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं उन पर आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बड़ा भी आ जाएगा तो आप देखते हैं कि अक्सर बड़े क्वेश्चन कई छोटे क्वेश्चंस को मिला करके बनते हैं, और आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में आप स्टेप मार्किंग होती है। तो मान लीजिए आपका 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आया जो कुछ इस तरह से बना था कि उसमें 5 को उन्होंने 2+2+1 करके बनाया था, यानी 2 नंबर में कोई परिभाषा लिखनी थी, 2 नंबर में कार्यविधि लिखनी थी, 1 नंबर में चित्र बनाना था, और आपने केवल परिभाषा लिख दी और चित्र बना दिया, तब भी आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको नंबर लेने नहीं है, आपको नंबर लूटने हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप कैसे नंबर्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मतलब ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो आप उसे ज़रूर लिखें। अगर आपको नहीं कुछ याद है, केवल चित्र आता है, चित्र याद है, तो चित्र बना दीजिए। उसके हिसाब से जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया अगर किसी चीज़ की, तो कार्यविधि लिख दीजिए, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ आप एक एक नंबर, अगर मान लीजिए पूरे पेपर में ऐसा है कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, आप उन और आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पर अगर आपने उनको थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर लिया और हर क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर मिल गया, तो आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो बस यही चीज़ आपको देखनी है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने जैसे ही कहा आप सभी से कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट, और थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग देख तो बहुत ज़्यादा रहे हैं वीडियोस को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद आप अपने दोस्तों के बीच में से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फिश होना छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।